Good morning, students. Now I start our today's class in subject of political science, and today we start our new topic, which is the composition of the Constituent Assembly, यानी कि संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब संविधान सभा, जिसको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसका स्वरूप कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसा था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 3 जून 1947, और इस दिन जो प्लान आया था उसके अनुसार जब भारत का बंटवारा हो जाए तो जितने भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और जो पाकिस्तानी एरियाज से चुन करके स्पेशली आए थे, वो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स नहीं रह जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था तो ये जो प्रतिनिधि थे वो अनडिवाइडेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अनडिवाइडेड इंडिया से चुन करके आए थे। लेकिन जब भारत का डिवाइडेशन हो गया तो फिर उनका कोई महत्व तो नहीं रह गया भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो डिवाइड होकर के एक अलग देश बना चुके हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स की संख्या थी, जो उनका एक तरीके से संख्या कहेंगे, वो घट करके रिड्यूस होकर के 299 रह गई। और 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक हुई तो उसमें करीब 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे, और इन्होंने ही, यानी कि ये 284 मेंबर्स ही, जब पार्लियामेंट एक तरीके से वो पार्लियामेंट आगे चल करके बना, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को पारित किया जाने लगा, संविधान को पारित किया जाने लगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से लॉन्च किया जाने लगा, देश को समर्पित किया जाने लगा, तो उस पर सिर्फ 284 मेंबर्स ही साइन किए, जबकि इन सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो चुकी थी। 299 में भी करीब ये 15 मेंबर्स एब्सेंट रहे। तो इस तरीके से हमारे देश का जो संविधान है वो हमें मिला, और आत्मार्पित किए हम, अडॉप्ट किए हम, और आज भी ये सफलता के साथ हम इसको फंक्शन में रखे हुए हैं। अब एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि संविधान सभा ने, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे किया, फॉर्मेशन कैसे किया और किन परिस्थितियों में किया। उस समय जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, भारतीय उपमहाद्वीप में ज़बरदस्त हिंसा फैली थी, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का डिवाइडेशन हो चुका था, यानी कि जो भारत देश था, जो अखंड भारत था, वो 3 पार्ट में, 3 टुकड़ों में बट चुका था। पूर्वी पाकिस्तान, बीच में भारत, फिर पश्चिमी पाकिस्तान। और ये बंटवारा सिर्फ ज़मीन का नहीं था, ये बंटवारा एक तरीके से सांस्कृतिक तौर पे, राजनैतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर प्रकार का बंटवारा था। और इसके इम्प्लीकेशंस आज तक महसूस किए जा रहे हैं, इसका प्रभाव आज तक महसूस किया जा रहा है। 70 सालों के बाद भी हम इन सारी चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। कैसे, क्या? क्योंकि सांस्कृतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये पूरे रीजन के लोगों का नेचर, आपको इनके अंदर समरूपता मिलेगी, एक इक्वलिटी मिलेगी। लेकिन धार्मिक आधार पे जब बंटवारा हुआ तो लोगों के मन में कटुता आ गई। वो सिर्फ राजनीतिक स्तर पे ही नहीं रहा, बल्कि वो सामाजिक स्तर पे उतर आया, और फिर वो दंगों, राइट्स के रूप में परिलक्षित हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन चीज़ों से, इन संकीर्णताओं से, इन नैरो थिंकिंग से अपने आप को बचा करके एक ऐसा संविधान दे ताकि भारत जैसा विशाल देश दोबारा किसी ऐसे नैरो थिंकिंग के बीच में पड़ करके अपने इंटरनल सिक्योरिटीज़ को, या अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी एकता को वो
डिस्ट्रॉय न कर पाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती पे बहुत अच्छे से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स उतरे। इसको एक तरीके से ऐसा संविधान बनाया जो सर्वसमावेशी था, जो सारे ग्रुप्स के हितों को समाने वाला था, सारे ग्रुप्स के जो उनके एस्पिरेशंस थे, उनके गोल्स थे, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात किया, वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने वाला था, उनको उनके गोल तक पहुंचाने के लिए ऐसा व्यवस्था देने वाला संविधान था जो उन्हें समाज में फ्री कंपटीशन का माहौल दे प्लस सिक्योरिटी दे। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने सामने उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में आए चुनौतियों का सामना बहुत ही समझदारी से किया और ऐसा संविधान का निर्माण किया जो किसी प्रकार से पार्शियल न रहे, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की स्थितियां उस समय बहुत ही विकट थीं। उसके पीछे कारण ये था कि उसमें बहुत धार्मिक क्लेश बहुत ज़्यादा थे, यानी कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, और ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि सोशल तरीके से बहुत सारे लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर चुके थे। अब संविधान सभा के स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, तो उसका निर्माण जो बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव नेचर का था, यानी कि समाज के सभी वर्गों से उसका रिप्रेजेंटेशन था, ताकि किसी को ये ऑब्जेक्शन ना आए कभी भविष्य में या उस समय कि जो संविधान सभा का निर्माण करने वाले लोग हैं वो किसी विशेष समूह के पक्ष में या किसी विशेष समूह के अगेंस्ट व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उस विशेष समूह के लोग संविधान सभा में नहीं है। तो इस आरोप से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नेचर था जो वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का रखा गया था, यानी कि समाज के सभी वर्गों से उसमें लोग आए और संविधान बनाने में सहयोग करें। अब देखिए, जो शेड्यूल कास्ट था उसके करीब 26 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और डोमिनेशन कांग्रेस का भले था, करीब 22% सीट्स जो कांग्रेस को प्राप्त थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस समय देखा जाए तो वो अपने आप में एक खुद सर्वसमावेशी विचारधारा की पार्टी थी, यानी कि कांग्रेस किसी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी का कांग्रेस में दबदबा नहीं था, बल्कि हर प्रकार के आइडियोलॉजीज को कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस किसी विशेष समूह की पार्टी हो, बल्कि भारत में जितने भी ग्रुप्स थे, भारत में जितने भी सोशल कह लीजिए, पॉलिटिकल कह लीजिए, गरीब अमीर, लिटरेट इलिटरेट, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के अंदर था। तो भले कांग्रेस का डोमिनेशन था उसमें क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन कांग्रेस के डोमिनेशन के बाद भी हर कम्युनिटी के, हर समुदाय का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फुलफिल था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि संविधान बनाने का जो सभा, यानी हमारा संविधान जिस सभा ने निर्माण किया, जिस असेंबली ने हमारे संविधान को बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे भारत के हर वर्ग के लोगों की बात को संविधान में समावेश किया, रखा, और उस असेंबली में भारत के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था।